एक छोटे से गांव में विशाल और सागर नाम के दो दोस्त रहा करते थे। विशाल बहुत ही मेहनती था, लेकिन सागर आलस करके अपने खेतों में काम करता था। अरे वाह विशाल, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 7 एकड़ जमीन पर कुल 200 बोरियां हुई हैं। ठीक है काका, अब मैं चलता हूं, मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर विशाल वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सागर भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे सागर बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूं। सागर बेटा, तुम्हारे पास भी 7 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ काका, मेरे पास 7 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 100 बोरियां हुई हैं। क्यों सागर बेटा, तुम्हारे खेत में सिर्फ 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है, तुम्हारा दोस्त विशाल, उसके पास भी 7 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर तो 200 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत है उधर की जमीन तो एक जैसी ही है। क्या कहा? मेरे दोस्त विशाल के खेत में इस बार 200 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूं। फिर शाम को सागर अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर सागर फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 100 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त विशाल की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको ये नुकसान हुआ। आपका जब मन होता है आप तभी खेत में जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना काम होता है मैं वह सब करता ही रहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा और क्या करूं? आज आप अपनी जमीन बेच दो और विशाल के पास वाली जमीन खरीद लो। अगर विशाल की जमीन 7 एकड़ है तो आप भी पूरी 7 एकड़ जमीन खरीद लो, और विशाल से कहो कि अब हम दोनों पूरे 14 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे, और जो भी मुनाफा होगा वो बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही विशाल के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे जहां तक पता है विशाल मेरी इस बात को टाल नहीं सकता। फिर अगले दिन सुबह सागर अपने दोस्त के यहाँ जाता है। विशाल, कैसे हो तुम? सागर भाई, मैं अच्छा हूं, तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? विशाल, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि अपनी जमीन बेचकर तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर, पूरी 7 एकड़। हाँ सागर भाई, खरीद लो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन विशाल, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें? दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है कि एक साथ मेहनत करें। इससे हम दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ सागर भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो हम दोनों सेठ धनीराम के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ धनीराम की है। फिर दोनों दोस्त सेठ धनीराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, विशाल के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे वो जमीन खरीदनी है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है? लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो ना? दरअसल सेठ जी, बात यह है कि मैं अपनी 7 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूं और विशाल के पास वाली 7 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूं। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 10,000 भी चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 7 एकड़ की है और आपकी भी, तो फिर आप मुझसे 10,000 ज्यादा क्यों मांग रहे हो? देखो भाई सागर, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो लो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 10,000 और ले लेना, लेकिन आपकी वह जमीन मुझे दे दो। फिर सागर सेठ
धनीराम से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सुनो भाई सागर, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। हल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। खैर, मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो विशाल भाई, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे बाहर एक दिन के लिए उनके यहाँ जाना पड़ेगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सागर भाई, यह बात तो सही है। वह तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहां चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं बाहर एक दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में खूब मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद सागर अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता और इस बात से विशाल बहुत परेशान हो जाता। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, सागर अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत होइए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करूंगी। फिर अगले ही दिन से विशाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद विशाल सागर के यहाँ जाता है। सुनो सागर भाई, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ हम दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना देते हैं। अगर हम पानी के जाने का रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन विशाल भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ सागर भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर जाना है। 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही है। ठीक है सागर, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। अरे वाह, ये तो मेरी इतनी जल्दी मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। ये तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो सागर भाई? तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चिंत होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। फिर सागर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता। और दूसरी ओर विशाल बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त सागर घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वो कोई ना कोई बहाना बना लेता है और शहर चला जाता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और आप पर सारा काम छोड़कर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। सागर भाई, चलो आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ साली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ विशाल भाई, चलो आज हम फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है सागर भाई, अब हमने सारी फसल की बोरियां तो भर ली हैं और अब शाम भी होने वाली है।
तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊँगा तो हम इस अनाज को मंडी में भेज आएंगे। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर सागर सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वह क्या है ना, विशाल अपनी साली की शादी में गया है और वह कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो, ये तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ, क्या तरकीब है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला और इतने में हम इन सारी बोरियों को अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख देंगे। तो फिर सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम विशाल को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा? वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भाग्यवान, वाह। अब इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर रख दीजिए ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरियां आपने बाहर रखी हैं। फिर रात होने पर हम दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन विशाल सागर के यहाँ आता है। अरे सागर भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी हैं? चलो आज हम उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ विशाल भाई, चलो फिर। वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी। कहाँ गई बोरियां? अरे सागर भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता। मैंने सारी बोरियां कल शाम को यही लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है। नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियां भला कौन लेकर जाएगा? सागर भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 1 साल की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे विशाल भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां हाथ में दे दी। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। चोर हम दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। हम दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर विशाल वहां से अपने घर चला जाता है। और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? फिर विशाल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। तब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। फिर विशाल सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक संदूक दिखाई देता। अरे, ये तो सोने चांदी से भरा हुआ संदूक है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर विशाल अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही है। फिर अगले दिन
सुनो जी, आज रात को अपन इस फसल को मेरे मायके ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर सागर और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी हैं। अरे ये क्या हो गया, हमने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो हमें अपने हिस्से में मिलने वाला था अब तो वह भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है।